नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। तो दोस्तों, हमने हिस्ट्री ऑफ कांगड़ा के फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कांगड़ा के प्राचीन इतिहास के बारे में। जैसे कि कांगड़ा का पुराना नाम त्रिगर्त था। उसके फाउंडर जो थे वो भूमाचंद जी थे, जिनकी राजधानी मुल्तान थी, जो कि अब पाकिस्तान में है। उसके बाद सुशर्मा चंद जी ने नगरकोट की स्थापना की, वहाँ पर किला बनवाया, जिसे हम कांगड़ा फोर्ट भी कहते हैं। और उन्होंने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। उसके बाद हमने परमानंद चंद जी के बारे में पढ़ा, जो कि अलेक्जेंडर द ग्रेट के समकालीन थे। फिर हमने उदयभान चंद जी के बारे में पढ़ा, जो सम्राट अशोक के समकालीन थे। तो चलिए दोस्तों, अब उससे आगे शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ कांगड़ा। तो दोस्तों, आज हम जिन भी राजाओं के बारे में पढ़ेंगे वो सब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हैं राजा जगदीश चंद जी। तो दोस्तों, राजा जगदीश चंद जी के टाइम इस्लाम भारत पहुंच चुका था। इस्लामिक राजाओं को पता लग गया था कि भारत नाम का कोई देश है और इसमें बहुत सारा पैसा है, सोना है, चांदी है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो दोस्तों, ये संदेश जो था वो मध्य एशिया के सारे देशों में पहुंच चुका था। तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के ऊपर हमला किया, तो और उसने ये हमला सिंध वाले एरिया में किया, सिंध जो कि अब पाकिस्तान में है। तो इसी तरह भारत में इस्लाम का आगमन हो गया। उसके बाद दोस्तों, महमूद गजनबी ने भारत के ऊपर आक्रमण किया। तो उसे पता था कि भारत त्रिगर्त जो है वो भी भारत में ही है, तो उसने त्रिगर्त के ऊपर भी आक्रमण किया। तो कांगड़ा की हिस्ट्री को आगे पढ़ने से पहले हम थोड़ा महमूद गजनबी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, महमूद गजनबी कौन था, कहाँ से आया था? महमूद गजनबी जो था वो गजनी से आया था, जो कि अब अफ़गानिस्तान में है। ये गजनी जो है ये अफ़गानिस्तान का एक शहर है। तो महमूद गजनबी जो था वह गजनी के शासक सुबुक्तगीन का बेटा था। तो गजनी अपने बाप को मारकर उसकी राजगद्दी के ऊपर बैठ जाता है 998 एडी में। और उसके बाद ये भारत के ऊपर 17 बार आक्रमण करता है, 17 बार। तो उसका जो पहला अटैक था वो 1001 एडी में था, और उसने 1001 एडी से लेकर 1027 एडी तक 17 बार भारत के ऊपर आक्रमण किया। तो दोस्तों, अब आगे इसका काम जो था वो लूटपाट करना ही था। इसके सबसे इम्पोर्टेंट अटैक था जो इसने किया हुआ था वो था सोमनाथ के मंदिर पर, जो कि अब गुजरात में है। और उसने ये अटैक 1025 एडी में किया हुआ था। ये हमला जो उसने किया हुआ था सोमनाथ मंदिर पर, तो उसने 1025 एडी में किया हुआ था। तो दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, इसने वहां से 28,000 किलो सोना लूटा था और 48,000 किलो चांदी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा लुटेरा है। चलिए अब चलते हैं और कांगड़ा की हिस्ट्री को पढ़ते हैं थोड़ा। तो दोस्तों, महमूद गजनबी ने 1009 एडी में कांगड़ा के ऊपर हमला किया था। उस टाइम कांगड़ा के राजा थे जगदीश चंद जी। तो महमूद गजनबी ने अंबिका देवी मंदिर को भी लूटा, और इसने वहाँ से सारी की सारी ज्वेलरी को ले लिया और उसको लेकर चला गया। हमें इसके बारे में पता चलता है दोस्तों, जो उसके साथ आए हुए थे हिस्टोरियंस, उन्होंने लिखा हुआ है। और वो दो हिस्टोरियन थे, एक था उत्तवी और दूसरा था फरिश्ता। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है HPSSB के एग्ज़ाम में। तो महमूद गजनबी जो था वो सिर्फ लूटपाट करना चाहता था। जब वो वापिस गया कांगड़ा से, तो उसने अपने कमांडो को नगरकोट के ऊपर बिठा दिया, और इस तरह दोस्तों कटोच रूलर्स पहली बार हारे और उनसे नगरकोट का किला छीन लिया गया। फिर दोस्तों, उसके बाद क्या होता है कि 1060 एडी में पदम चंद और पूरब चंद मिलकर
नगरकोट के ऊपर हमला करते हैं और वो फिर से हासिल कर लेते हैं नगरकोट का किला। और एक बार फिर से कटोच वंश का रूल जो है वो शुरू हो जाता है कांगड़ा के किले पर, या मतलब त्रिगर्त में। तो अब 100 से 200 सालों तक कटोच रूलर्स ही वहाँ पर राज करते रहेंगे। फिर आता है राजा पृथ्वीचंद, जो 1330 एडी में थे। तो दोस्तों, जो कांगड़ा की जो हिस्ट्री है वो दिल्ली के हिस्ट्री के साथ साथ चेंज होती रहती है। जैसे दिल्ली में पहले गुलाम वंश के राजा थे, तो उन्होंने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया दिल्ली में, क्योंकि वो खुद को ही सेटल करने में लगे हुए थे। उसके बाद आए फिर अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने दिल्ली की गद्दी को संभाला। अलाउद्दीन खिलजी वही हैं जिनके ऊपर अभी हाल ही में एक मूवी आई थी पद्मावत, जिसका एक फेमस डायलॉग है, अल्लाह की बनाई हुई हर नायाब चीज़ पर अलाउद्दीन का हक है। उसी तरह दोस्तों, मेरी हर नायाब वीडियो पर आपका हक है, तो आप इसे लाइक करें और देखें, ये आपका हक है। तो चलिए दोस्तों, आगे शुरू करते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है कांगड़ा के ऊपर। फिर आते हैं उसके बाद तुगलक वंश। तो तुगलक जो थे उन्होंने थोड़ा इंटरेस्ट लिया कांगड़ा में। वो क्यों लिया? क्योंकि कांगड़ा जो था वो पंजाब के बाद शुरू होता था। तो जो भी पंजाब को जीत लेता था वह उसके बाद हिमाचल की ओर सोचता था। और हिमाचल का सबसे पहला जो आक्रमण होता था वो कांगड़ा के ऊपर ही होता था, क्योंकि लोकेशन के हिसाब से भी कांगड़ा अच्छा था और कांगड़ा हिमाचल में सबसे पावरफुल भी था। तो जो कांगड़ा को जीत लेता था वह बाकी के हिमाचल को भी जीत लेता था, जैसे कि चंबा हो गया, सुकेत रियासत होगी, मंडी होगी, रामपुर बुशहर आदि पर इजली अटैक कर सकते थे वो कांगड़ा से। तो सभी यही सोचते थे कि कांगड़ा का जीत लिया तो हमने पूरे हिमाचल को ही जीत लिया। तो अब 1330 एडी में मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो कांगड़ा के ऊपर अटैक करता है और फिर से नगरकोट जो है वो कटोच वंश के हाथों से चला जाता है। राजा पृथ्वीचंद हार जाते हैं। तो उसके बाद आते हैं हमारे राजा रूपचंद जी 1360 एडी में। तो ये जो राजा थे ये वही राजा थे जो पृथ्वीचंद जी के बेटे थे। तो इनको पहले ही बहुत गुस्सा आया होता है कि इनके पिताजी को हरा दिया गया है। तो ये उसका बदला लेने के लिए दिल्ली के ऊपर अटैक करते हैं और दिल्ली जाते जाते ये ठीक लूटपाट करते हैं। जो भी इनके रास्ते में आता है उसको हरा देते हैं। उसके ऊपर एक नाटक भी लिखा गया है, धर्मचंद का नाटक, और ये मानिक चंद जी ने लिखा था। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि धर्मचंद जी का नाटक किसने लिखा था? तो वो था मानिक चंद जी ने। तो ये धर्मचंद नाटक हमें राजा रूपचंद जी की स्टोरी बताता है। तो इस तरह जब राजा रूपचंद जी दिल्ली के ऊपर आक्रमण करते हैं और जब आक्रमण करके ये वापस आ रहे होते हैं तो जम्मू में भी ये लड़ाई करते हैं सुबुक्तगीन से, नहीं सॉरी शहाबुद्दीन से करते हैं लड़ाई, जो कि जम्मू का गवर्नर था। तो इस लड़ाई में वो क्या हार जाते हैं। वो शहाबुद्दीन है वो इनको हरा देता है। तो उनके पास जितना भी सोना था वो ये लूट लेता है उनसे, मतलब छीन लेता है। तो ये जो कहानी है ये धर्मचंद के नाटक जो है उसमें बताई गई है, हिमाचल में ये सुनाई जाती है। तो आगे उसके उसके बाद क्या होता है कि मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि फिरोज शाह तुगलक का बेटा था, वो फिर से नगरकोट के ऊपर हमला कर देता है। पर वो नगरकोट के किले को नहीं जीत पाता है। वो ज्वालामुखी साइड का एरिया जो है उसको कंट्रोल कर लेता है। वह ज्वालामुखी के मंदिर को विजिट भी करता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वो कौन सा राजा था जिसने ज्वालामुखी के मंदिर को विजिट किया था। तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये जब मंदिर में होता है तो ये वहाँ की लाइब्रेरी से बहुत सारी बुक्स को अपने साथ ले जाता है। और उसके साथ एक फेमस राइटर आया होता है, उसका नाम है इजाजुद्दीन खालिद खानी। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इजाजुद्दीन खालिद खानी का। तो ये क्या करता है इजाजुद्दीन खालिद खानी? ये उन बुक्स को फारसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है और वो मतलब इनका राइटर है, मतलब इजाजुद्दीन
खालिद खानी। उसके बाद आते हैं राजा मेघचंद जी। ये हैं 1390 एडी में। इनके टाइम पर तैमूर लंग का शासन होता है। दिल्ली को फिर दिल्ली के ऊपर अब सैयद वंश का शासन चलता है। तुगलकों को हरा देते हैं, तैमूर लंग तुगलक को हरा देता है। और अब वहाँ के जो नए राजा हैं वो ये हैं तैमूर लंग के आगे जो भी इनके वंशज हैं। तो ये हिमाचल के ऊपर फिर से अटैक करते हैं और ये कांगड़ा के ऊपर अटैक करते हैं। तो ये जो कांगड़ा के सराउंडिंग के एरिए हैं, जैसे धमेरी हो गया या नूरपुर हो गया, पठानकोट, इन साइडों को ये जीत लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, तो मतलब ये जो मेघचंद जी थे इनके टाइम पे ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों अब जो अगले राजा हैं वो हैं हरिचंद जी। ये 1405 एडी के आसपास हैं। तो राजा हरिचंद जी के साथ एक घटना संबंधित है। वो ये कि राजा हरिचंद जी शिकार करने गए हुए थे। तो ये उस टाइम एक सूखे कुएं में गिर जाते हैं। तो कुआं बहुत गहरा था और ये गिरकर बेहोश हो जाते हैं उसमें। कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे सकती थी इनकी। तो इनके सैनिक इन्हें ढूंढते हैं सब जगह, पर ये नहीं मिलते। तो वो ये सोचते हैं कि उनके राजा जी को किसी शिकारी जानवर ने मार दिया है और वो वापस चले जाते हैं राजमहल। और महल जाकर बताते हैं कि राजा हरिचंद जी नहीं रहे, उन्हें किसी शिकारी जानवर ने मार दिया है। तो अब सारे नगर कोट के लोग परेशान हैं कि अब क्या होगा। तो सभी ने यही मान लिया कि राजा जी मर गए हैं और उनकी सभी रानियों को सती कर दिया जाता है और उनके छोटे भाई को नगर कोट का राजा बना दिया जाता है। राजा हरिचंद के गायब होने के 21 दिन बाद कोई व्यापारी उसी कुएं के पास से गुजर रहा था। उसे लगता है कोई आवाज़ लगा रहा है। तो वो अंदर झांकता है और देखता है और उस आदमी को बाहर निकालता है। तो तब उसे पता लगता है कि ये तो राजा हरिचंद हैं और ये जिंदा हैं, वो तो सिर्फ बेहोश हुए थे। तो अब राजा हरिचंद जी आगे क्या करेंगे? क्या वो वापस महल में जाएंगे या उनका क्या होगा? और नगरकोट का अगला राजा कौन बना? उनके छोटे भाई का क्या नाम था? तो दोस्तों आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अब इसमें आगे क्या होगा ये जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहें।